तो इधर केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली, जेल से बाहर आए, और उधर ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बड़ा धमाका कर दिया, जिससे आम आदमी पार्टी की खुशी को एकदम ही झटका लग गया है। ईडी ने बिना देरी करते हुए शराब घोटाले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये चार्जशीट के कविता के खिलाफ पेश की गई है, जिसमें ऐसे ऐसे खुलासे किए गए हैं जिससे जेल से बाहर आते ही केजरीवाल की हालत खराब हो गई है। तो केजरीवाल को जमानत मिलते ही ईडी ने कर दिया कौन सा धमाका, कैसे 224 पन्नों ने खोले के कविता और केजरीवाल के काले कांड, और अंतरिम जमानत मिलने पर जश्न मना रहे सीएम पर आगे गिरने वाली है कौन सी गाज, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो शराब घोटाले में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में बीआरएस नेता के कविता को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में केजरीवाल और आप के अन्य नेताओं का नाम नहीं है। शराब घोटाले में ईडी ने छठी चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में बेशक केजरीवाल का नाम नहीं आया है, लेकिन कविता पर जो आरोप लगाए गए हैं उससे केजरीवाल की कड़ियां जुड़ रही हैं, क्योंकि हैदराबाद से ही 100 करोड़ का खेल खेला गया था। 100 करोड़ के खेल में न सिर्फ के कविता का नाम शामिल है, बल्कि केजरीवाल के तार भी इस शराब घोटाले से जुड़ रहे हैं, जिसके बिहाफ पर ही सीएम साहब की गिरफ्तारी हुई है। तो जाहिर सी बात है, कविता की चार्जशीट केजरीवाल के लिए काल तो जरूर बनेगी। हालांकि जल्द ही ईडी केजरीवाल के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल कर सकती है। फिलहाल कोर्ट 13 मई को चार्जशीट पर ईडी की दलीलें सुनेगा, तो ऐसे में ईडी एक एक आरोप का सबूत पेश करेगी, जिससे के कविता की जमानत याचिका भी फंस सकती है। दरअसल कविता ने दिल्ली हाईकोर्ट में फिर से जमानत याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को दोनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब ईडी अपना हलफनामा दायर करेगी तो उसमें सभी सबूत पेश किए जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में 24 मई को के कविता की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। जाहिर सी बात है, ईडी के कविता की जमानत का विरोध पुरजोर तरीके से करेगी, क्योंकि अगर इन लोगों को आसानी से जमानत मिल गई तो शराब घोटाले की जांच प्रभावित हो सकती है। गवाह सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, क्योंकि एक तो ये लोग प्रभावशाली हैं और दूसरा इस केस के मुख्य किरदार भी हैं। तो ऐसे में 24 मई को ईडी क्या खेल करती है, ये देखने वाली बात होगी। बता दें कि शराब घोटाले में ईडी ने ये छठा आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें उसने अब तक आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया, आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अन्य सहित 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ समय पहले ही संजय सिंह को नियमित जमानत दी गई है। अदालत 7वें आरोप पत्र पर भी संज्ञान लेने के मुद्दे पर जांच एजेंसी की दलील 13 मई को सुनेगी, और ईडी शराब घोटाले की सारी कड़ियां खोल सकती है। तो चलिए ये बताते हैं कि शराब घोटाले में के कविता पर क्या आरोप है। आरोप है कि के कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थी। 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थी। आरोप है कि साउथ के इस ग्रुप और दिल्ली की सत्ताधारी आप के बीच एक डील हुई थी, जिसमें इस ग्रुप ने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए का पेमेंट भी किया था। ईडी के मुताबिक रामचंद्र पिल्लई ने कविता की तरफ से इस डील में प्रतिनिधि के तौर पर काम किया था। ईडी ने पिछले साल सितंबर से अब तक पिल्लई से कम 12 बार पूछताछ की है। पिल्लई 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने और साउथ ग्रुप के सबसे बड़े कार्टेल का गठन करने में शामिल है। ईडी के सामने पिल्लई ने कई भयंकर खुलासे भी कर दिए हैं। तो 100 करोड़ का खेल के कविता के साथ साथ केजरीवाल को पूरी तरह से फंसा सकते हैं। अब ईडी ने चार्जशीट में 100 करोड़ की सौदेबाजी को बारीकियों से समझाया है। हालात बता रहे हैं कि कविता ही केजरीवाल के लिए आगे काल बनने वाली है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद उनके फैंस को लग रहा है कि जैसे उनकी दुनिया का सबसे प्यारा सितारा चला गया। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सुशांत के आधे से ज्यादा फैन उनकी मौत के बाद बने हैं। वो भी सुशांत के बिना इस खालीपन को महसूस कर रहे हैं। मगर उन लोगों की हालत सबसे ज्यादा खराब है दोस्तों, जो बचपन से सुशांत को जानते हैं, जिन्होंने सुशांत को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अपने हाथों का बना खाना खिलाया, जिन्होंने सुशांत के कपड़े धोए, सुशांत के पैर के जूते तक बांधे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुशांत के पटना वाले घर की केयर टेकर की, जो सुशांत के घर की सदस्य जैसी हैं, जो सालों से सुशांत के घर में काम कर रही हैं, और सुशांत उन्हें प्यार से काकी कहकर बुलाते थे। तो अब 8 महीने गुजरने को हैं और सुशांत के मामले में कुछ भी नतीजा न आते देख काकी भी बेहद गुस्सा हो गई, और गुस्से में सीबीआई को लेकर भी काफी कुछ कहा। तो रिया चक्रवर्ती की भी काफी करतूतें बता दी, जो कि काफी हैरान करने वाली हैं,
और काकी का ये बयान रिया चक्रवर्ती के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो क्या कहा काकी ने, क्यों रिया को दे दिया है ऐसा श्राप कि सुनकर आप भी दहल जाएंगे। बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी अगर काकी की बातों से सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करें और दिखा दें सुशांत के दुश्मनों को कि आपके दिल में सुशांत की क्या जगह है। तो काकी वही केयरटेकर हैं दोस्तों जो सालों से सुशांत के पटना वाले घर में काम कर रही हैं। वो सुशांत के पापा का तो ध्यान रखती ही हैं, साथ ही साथ पूरे घर की जिम्मेदारी भी उन्होंने ले रखी है। सुशांत ने 14 जून से पहले इनसे बात भी की थी और कोरोना में पापा का ज्यादा ध्यान रखने की बात भी कही थी। अब सुशांत के जाने के बाद सुशांत के पापा बड़ी दीदी के घर फरीदाबाद में ही हैं। हाल ही में उनके हार्ट की सर्जरी भी हुई है। उसके बाद से वो पटना भी नहीं आए। सुशांत का पटना वाला पूरा घर काकी के हवाले है और काकी ने भी घर के आंगन में सुशांत की तस्वीर लगा रखी है, जहां रोज सुबह शाम दिया जलाया जाता है और सुशांत के इंसाफ के लिए दुआ मांगी जाती है। मगर काकी जितना खामोशी से सब कुछ कर रही हैं, सब कुछ देख रही हैं, उतना ही गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ है। गुस्सा सीबीआई की धीमी जांच को लेकर भी है, तो गुस्सा रिया चक्रवर्ती को लेकर भी है। तो काकी का साफ तौर पे कहना है कि हमारे गुलशन बाबा को रिया चक्रवर्ती खा गई। जी हाँ, काकी ने एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा कि जब से रिया चक्रवर्ती गुलशन की जिंदगी में आई थी तब से ही वो पूरी तरह बदल गया था। काकी का कहना है कि सुशांत रिया को कतई पसंद नहीं करता था, मगर पता नहीं क्यों वो उससे खुद को अलग नहीं कर पाया। काकी की माने तो रिया चक्रवर्ती ने कोई न कोई काला जादू कर सुशांत को अपने वश में कर रखा था। रिया को लेकर सुशांत के पापा अक्सर परेशान भी रहते थे। काकी की माने तो सुशांत के पापा को हमेशा सुशांत की ही फिक्र रहती थी, मगर रिया के आने के बाद तो मानो उनकी नींद ही उड़ गई थी। पहले तो वो कभी भी रात में दिन में सुशांत को फोन कर लिया करते थे, मगर रिया ने तो जैसे बातचीत पर ही बैन लगा दिया था। उसने सुशांत को पूरी तरह काबू में कर रखा था। यही नहीं दोस्तों, काकी ने आगे कहा सुशांत के पापा ने एक बार पूछा भी था कि क्या वो इस बंगाली लड़की से शादी करने वाला है, तो सुशांत ने साफ मना कर दिया था। वो कहता था मैं ऐसी लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। मगर पता नहीं फिर क्या हुआ और सुशांत ने रिया को क्यों नहीं छोड़ा। इतना कहते कहते काकी बुरी तरह रोने लगती हैं। फिर उनका गुस्सा सीबीआई की धीमी जांच पर भी निकल पड़ता है। यहाँ काकी कहती है कि 8 महीने हो गए, उस बच्चे को पता नहीं कब इंसाफ मिलेगा। काकी बुरी तरह रोते हुए बोली जाने वाला तो चला गया, वो कभी लौटकर नहीं आएगा, मगर उसको इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। उसके साथ क्या हुआ, किन लोगों ने उसे मारा, ये तो कम से कम पता चलना ही चाहिए। काकी ने बताया कि सुशांत के पापा बहुत बीमार रहने लगे हैं। बेटे का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। उस पिता की खातिर ही सही, मगर सच को सामने आना ही चाहिए। यहाँ काकी ने रिया चक्रवर्ती को श्राप भी दे डाला। काकी ने बेहद गुस्से में कहा जिसने हमारे घर का चिराग बुझाया है, जिसने बूढ़े बाप से उनका एकमात्र सहारा छीना है और जिसने 4 बहनों का इकलौता भाई छीना है, वो खुद औलाद के लिए तरसेगी। जी हाँ दोस्तों, काकी ने कहा कि भगवान उसकी जिंदगी में कभी संतान की खुशी नहीं देंगे और एक दिन वो भी ऐसी मौत मरेगी कि उसके पीछे रोने वाला कोई नहीं होगा।